नाज़रीन, यमन की जानब से मजीद जहाजों को गर्क किया गया है। वो जहाज जो इसराइल की तरफ जा रहे थे उनको जो है वो मजीद गर्क कर दिया गया है। और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और MBS के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ तुर्की ने इसराइल के खिलाफ ईरान की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। और वाशिंगटन DC के अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ सीज फायर की बातें भी चल रही हैं, एक तरफ यह भी चल रहा है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले की लॉबिंग कर रहा है और कतरी डेलीगेशन जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचा है। तो वाशिंगटन DC के अंदर क्या हो रहा है यह भी आपके सामने रखेंगे। DC, लंदन और रियाद, यहां पर बड़ी मुलाकातें जो हो रही हैं और कायरो के अंदर अहम मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, इसी दरमियान यूनाइटेड नेशन की जो एक आला ओहदेदार हैं फ्रांसिस्का अल्बनीज, जिनको ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि रिमूव कर दिया जाए इजरायली लॉबी के प्रेशर के अंदर, तो उन्होंने कुछ नई फाइंडिंग्स निकाली हैं और सैकड़ों उन्होंने बताया कि ऐसी वेस्टर्न कंपनीज हैं जो इजराइल की सपोर्ट कर रही हैं जेनोसाइड के अंदर। और उन्होंने कहा है कि इन कंपनीज को प्रोसिक्यूट किया जाएगा और फिल फॉर ये कंपनीज इजराइल की इस जहरियत से पीछे हटें, इसकी सपोर्ट से पीछे हटे, वगरना उन सबको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और साथ उन्होंने वो लिस्ट जारी कर दिया है, सैकड़ों कंपनीज है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि ये इजराइल नहीं लड़ रहा था, बल्कि वेस्ट अपनी पूरी ताकत के साथ जो उन्होंने पिछली कई सदियों में बनाई है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कंपनीज, उनके रिसोर्सेज, उनकी इकोनॉमी, वो सारी गजा के ऊपर जो है इस्तेमाल हो रही थी। इसके बावजूद इजराइल जो है वो गजा में शिकस्त खा चुका है। अगर बच्चों को मारना फतह है तो हाँ, अलबत्ता आप कह सकते हैं कि फिर इजराइल यहां पर फाते हुआ है। दूसरी बात यह है कि मैक्रोन ने कहा है बरतानिया में खड़े होकर कि अगर हमने गजा में सीज फायर नहीं करवाया तो फिर हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी और गजा में अनकंडीशनल सीज फायर की जरूरत है, नो डिस्कशन एंड नो जस्टिफिकेशन। और उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है और हमारी रही सही जो क्रेडिबिलिटी है वो भी चली जाएगी अगर हमने गजा में जंगबंदी ना करवाई। तो डबल स्टैंडर्ड्स तो दुनिया के सामने आ चुके हैं, अलबत्ता यूरोप को अब भी चाहिए कि वो सही डायरेक्शन ले और गजा में सबसे पहले जब जंगबंदी करवाए। यमन से अगर हम हेडलाइंस पहले आपके सामने रखें तो यमन ने पिछले 48 घंटों से एक नई कैंपेन का, एक नए फेज का जो है वो आगाज किया है, जिसमें अब वो बहरी जहाजों को हिट कर रहे हैं। और ना सिर्फ हिट कर रहे हैं बल्कि उनमें से कुछ जहाजों को वो बाकायदा गर्क कर रहे हैं। और ये जो पानी के अंदर गर्क करना है बाकायदा तौर पर सारे जहाज को, ये तो आखिरी स्टेज होती है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जब जहाजों को मिसाइल या ड्रोन से हिट किया जाता है तो वो डैमेज हो जाते हैं, फिर बाद में उनको जाकर रिपेयर कर लिया जाता है, ठीक है, और वो चलने के काबिल तो नहीं रहता, लेकिन उनको बाद में जाकर जो है वो रिपेयर कर लिया जाता है। लेकिन गर्क करना तो आखिरी स्टेज है ना, इससे ज्यादा तो जहाज के साथ कुछ हो नहीं सकता। तो कल उन्होंने मैजिक सी एक जहाज है उसको पानी में सिंक किया और जब ये ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही थी उस वक्त इधर ये हो रहा था रेड सी के अंदर। और अभी क्या हुआ कि ग्रीस का शिप है इटर्निटी सी इसका नाम है, इसको जनाब आज उन्होंने गर्क कर दिया और बाकायदा वीडियो जारी की गई है किस तरह से इन जहाजों को गर्क किया जा रहा है। और एक जहाज के ऊपर तो यमनी फाइटर जो है वो बाकायदा सवार हुए हैं, जहाज के ऊपर बाकायदा वो सवार हुए हैं और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वहां पर लगाई हैं और फिर वो एक्सप्लोड हुई हैं। और ये सारा वीडियो के अंदर कैप्चर हो रहा है, दुनिया भर के मीडिया के ऊपर इस वक्त ये फुटेज चल रही है। और उसके बाद जनाब धमाके हुए हैं और वो शिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूब रहा है और वो पूरी वीडियो जनाब उन्होंने चला दी है। और इसी दरमियान जो यमन की कश्तियां हैं वो उस जहाज के गिर्द चक्कर काट रही हैं, वो उस जहाज के जनाब इर्द गिर्द घूम रही हैं और कई घंटे तक ये उनका ऑपरेशन जारी रहा। और अमेरिका वहां पर मौजूद है लेकिन अमेरिका ने कोई इंटरवेंशन नहीं की, ठीक है ना। तो ये तो ऐलान कर रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर फतह हासिल कर लिया, वो तो हुतीज वहां पर जनाब जहाजों गर्क कर रहे हैं और हुतीज के खिलाफ भी ट्रंप ने फतह का ऐलान किया था। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रंप को प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि उसके सारी जो फॉरेन पॉलिसी के एडवेंचर्स हैं वो मिस एडवेंचर साबित हुए हैं। अब फाइनेंशियल टाइम देखिए कि वो कह रहे हैं कि शिप्स की जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पासिंग थ्रू रेड सी हैज शार्पली राइज सिंस द हुतीज रिज्यूम देयर अटैक्स। वो सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर वो इन शिप्स की जो इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, वो कह रहे हैं हम रेड सी से नहीं गुजरेंगे सिर्फ जब से ये हुतीज ने दोबारा से हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो ये सारे प्रेशर्स हैं
जो ट्रंप इंतजामिया के ऊपर है। और जो रीजन है वो मैं आपको बता दूं कि बड़े डिसाइडिंग मोड के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि रीजन की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि गजा में ये जेनोसाइड जारी रहे और अल्टीमेटली फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो रीजन ने फैसला करना है कि वो चाइना की तरफ देखेगा, रशिया की तरफ देखेगा। अमेरिका के साथ तो इस माहौल में उनके लिए चलना पॉसिबल नहीं होगा। तो रीजन जो है वो डिसाइडिंग मोड के ऊपर खड़ा हुआ है। और अमेरिका में ये बहरहाल एक सोच है कि सीज फायर करवा के नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए और ज्यादा से ज्यादा फेवर इस तरीके से हासिल की जाए, जो इजराइल की डोमिनेंस है उसको इस तरीके से हासिल किया जाए कि नॉर्मलाइजेशन करवा के, अभी ये कहा जाएगा हम फाते हो गए हैं और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। ये इनका प्लान है कि लेबनान नॉर्मलाइज कर ले, सीरिया कर ले, फिर सऊदी अरेबिया कर ले, तो ये प्लान है। लेकिन जो जेनोसाइड हुई है, अब लाखों लोग इन्होंने मारे हैं और जख्मी किए हैं, ये नाम लेना आसान होता है, ठीक है ना। लाखों लोगों का मरना और जख्मी होना आज के इस दौर में 21वीं सदी में ये कोई शुगल तो नहीं हुआ यहां पर, ठीक है ना। तो क्या अब वो गुंजाइश बची है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए? अगर ये मुल्क ये चाहते तो हैं इजराइल को तस्लीम करना, लेकिन क्या अवाम इसको कबूल करेंगे इस सारे जुल्म के बाद, ठीक है ना। और सारी यंगर जनरेशन भी देख चुकी है कि इजराइल की असलियत क्या है। तो अब ये मामला काफी यानी सेंसिटिव है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अभी तो वो सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी तो वो मंसूबे हैं उनको फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के। तो इस तरह ये मामला काफी गंभीर है। वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या हो रहा है, बड़े क्रूशल मामलात और घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो कतरी डेलीगेशन है वो नाज़रीन व्हाइट हाउस पहुंचा है और उसकी काफी तवील मुलाकातें हुई हैं। स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात हुई है, बाकी जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कतरी डेलीगेशन की मुलाकात हुई, और फिर कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने मिस्र के जो वज़ीर खारजा हैं उनके साथ कॉल पर बात की है। अच्छा, इसी दरमियान नेतन्याहू की दो स्टेटमेंट्स देखिए। फॉक्स न्यूज को इसने इंटरव्यू दिया है, और फॉक्स न्यूज यानी कि वो उनका राइट विंग का जो चैनल है, और फिर फॉक्स न्यूज की शोहरत के बारे में आप जानते हैं। तो और फिर पूरा प्रोपेगेंडा होता है ईरान के खिलाफ और सारा। वी आर कंसिडरिंग, उसने कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड रूट खोला जाएगा, कहां से? एशिया से यूरोप को लिंक करेगा, गुजरेगा थ्रू अरेबियन पेनिसुला टू इजराइल और आगे यूरोप को, यानी एशिया से मिडिल ईस्ट में दाखिल होगा और अरेबियन पेनिसुला से गुजरेगा और फिर इजराइल से गुजरेगा और फिर यूरोप को जाकर लिंक करेगा। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इस पॉसिबिलिटी के ऊपर के एनर्जी मार्केट्स खोली जाएंगी, टेलीकम्युनिकेशंस एंड ट्रेड रूट्स इन मिडिल ईस्ट। ये जनाब अब इसका नया जना मंत्रा है कि हम ट्रेड रूट्स बना रहे हैं। देखिए, जो भी ट्रेड की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, वो यानी स्टेबलाइजिंग फोर्स, अमन लाने वाले, खुशहाली लाने वाले। तो अब ये मंत्रा जब पढ़ना शुरू कर दिया है, जब जब नेतन्याहू इस तरह की कोई बात करेगा उससे आप जान लें कि इसका मतलब कि सीज फायर का मामला है, ठीक है ना। अब उसके लिए फेस सेविंग है कि सीज फायर करनी कैसे है। वो जी हम एशिया और यूरोप को मिला रहे हैं, वो जनाब हम यहां पर एनर्जी मार्केट्स खोल रहे हैं, हम जनाब नए तिजारती रास्ते खोल रहे हैं, ठीक है, फेस सेविंग। दूसरी बात यह है कि ये जो एशिया से यूरोप को कनेक्ट करने का मामला है ना, थ्रू अरेबियन पेनिसुला और थ्रू इजराइल, हाइफा से होकर ये गुजरेगा। अलबत्ता ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 7 अक्टूबर से पहले भी इसके ऊपर काम हो रहा था, और ड्यूरिंग द वॉर इसके ऊपर काम होता रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इस सारी जंग के हवाले से कि गजा को तबाह करने के हवाले से, इजराइल को इसमें कामयाब करवाने के हवाले से, ताकि इस मंसूबे को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन वही बात कि क्या अब ये पॉसिबल है? अरेबियन पेनिसुला से क्या मुराद है? यानी ये यूई से गुजरेगा, यूई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल और हाइफा। तो क्या ये इस माहौल में ये पॉसिबल होगा? तो ये बहरहाल देखना है कि एक मुल्क जिसने जेनोसाइड की है उसके साथ नॉर्मलाइजेशन करना इस माहौल में, तो ये बहरहाल एक बड़ा कंप्लेक्स मामला है कि इसको कौन कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिकन स्पीकर हैं उनकी जरा हेडलाइन देखिए। वी वांट द गाजा सीज फॉर परमानेंट। अब ये माइक जॉनसन जो है ये बड़ा मतलब प्रो इजराइल है, अलबत्ता ये बात कर रहा है कि परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। पहली बार इसने कहा है परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो एक सोच जो है ना ट्रंप इंतजामिया के अंदर ये है कि जनाब अली सीज फायर करके और नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि रीजन भी तो देखे ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, और रीजन से भी यही बात कन्वे हो रही है कि सीज फायर होना चाहिए, अब इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब दरमियान में
ये मीडिया कवरेज हो रही है कि ट्रंप बड़ा प्रेशराइज कर रहा है नेतन्याहू को सीज फायर के लिए, ये सब फेक है, ये सब बातें हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ट्रंप कोई प्रेशराइज नेतन्याहू को नहीं कर रहा है। अगर उनकी जो सबसे बड़ी, वो चाहेंगे कि गजा में इसी तरह से ये जुल्म होता रहे, यानी इसमें उनको कोई मसला नहीं है। अलबत्ता मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं और अमेरिका को ये जंग नहीं सूट करती, ये अमेरिकन मफाद में नहीं है। ट्रंप के ऊपर अंदरूनी बैरूनी बहुत सारे प्रेशर हैं, चाइना के ऊपर फोकस करना है, यानी देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस जो मजबूर कर रही हैं ट्रंप को कि वो सीज फायर करे। तो वो करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो, उनका कोई ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से नहीं है। एक होता है ना कि भाई बस यार बहुत हो गया, बहुत जुल्म कर लिया, बहुत अब ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये उनका ताल्लुक नहीं है। वो सीज फायर भी करेंगे तो गुड फेथ में नहीं करेंगे, उसमें भी नई जंगों के रास्ते तलाश करेंगे, उसमें भी वो नॉर्मलाइजेशन के जरिए कुछ और अचीव करने की जब वो कोशिश करेंगे, बस ये बात है, यानी यहां पर मसला हल नहीं होगा। अच्छा, और इसी दरमियान जनाब एक और खबर चल पड़ी है, और वो ये है कि ट्रंप ने धमकी लगाई पुतिन को कॉल पे कि मैं मॉस्को पर बमबारी करूंगा, मॉस्को के ऊपर डायरेक्ट अमेरिका हमला कर देगा। और ट्रंप ने जो है वो धमकी लगाई चाइना के सदर को कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो मैं बीजिंग के ऊपर हमला कर दूंगा। जरा खबर देखिए, CNN, ट्रंप सेड ही थ्रेटन्ड टू बॉम्ब मॉस्को इफ पुतिन अटैक्ड यूक्रेन। टेलीग्राफ, ट्रंप टोल्ड पुतिन he would bomb shit out of Moscow in leaked audio। और इसके साथ चाइना के प्रेसिडेंट को धमकी दी कि अगर ताइवान के ऊपर हमला किया तो फिर मैं बीजिंग के ऊपर हमला करूंगा। अच्छा, अब इसके ऊपर मॉस्को का भी रिएक्शन आया है और मॉस्को कह रहा है कि अच्छा हम देख रहे हैं कि क्या ये वाकईतन CNN ने रिपोर्ट किया है या ये वैसे ही कोई फेक खबर चल रही है CNN के नाम के ऊपर, क्या ये वाकईतन CNN ने रिपोर्ट किया है, हम ये देख रहे हैं कि क्या ये वाकईतन CNN ने रिपोर्ट किया है। तो उनके कहने का मकसद ये था कि ट्रंप साहब काफी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्रंप साहब जो है वो, उन्होंने कहा कि वो मॉस्को के ऊपर हमला करेंगे। और वो पुतिन के साथ कॉल पर, और साथ चीन के सदर को कॉल की जब, तो उनको कहा कि मैं बीजिंग पर हमला करूंगा। तो इस माहौल में ये खबर मतलब चली है, तो वो जो पीछे वो है ना कि भाई ट्रंप बड़ा प्रेशराइज कर रहा है नेतन्याहू को, तो उस तनाजुर में कि ट्रंप इस तरह से वर्ल्ड लीडर्स के साथ बात करता है और इस तरह से प्रेशर डालता है, तो ये सब कहानियां हैं। अब नाज़रीन, जो इजरायली हैं उनके ऊपर अब यह वक्त आ गया है कि उनको रेस्टोरेंट से निकाला जा रहा है। वो यूरोप में, बाकी आगे पीछे जो उनके टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको रेस्टोरेंट से निकाला जा रहा है। ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए इटली में, स्पेन में, ठीक है, वहां पर ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि वो रेस्टोरेंट पर आकर बैठे हैं, जब इंतजामिया को पता चला कि ये इजरायली हैं तो वो वहां से उनको निकाल रहे हैं। ये इनके ऊपर वक्त आ गया है, ठीक है ना। ये आप देखिए ना दुनिया कहां पर स्टैंड कर रही है, तो इसलिए अगर ये सीज फायर करेंगे तो वो सिर्फ मजबूरी होगा, इससे हटकर कुछ नहीं है। आप सोचें, इतनी ब्रूटल जेनोसाइड करने वाले वो सीज फायर करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। सिर्फ एक ऐसी चीज के उनको लग रहा है कि भाई कोलैप्स की तरफ जा सकता है ओवरऑल इजराइल, और इजराइल के अंदर से प्रेशर है, बाहर से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप देखिए यरूशलेम पोस्ट, ज़ायनिस्ट्स आर नॉट वेलकम, इजरायली फैमिली किक्ड आउट ऑफ नेपल्स रेस्टोरेंट। अब ये इटली का है, kicked out of the restaurant. Israeli tourist clash with restaurant owner. Video goes viral. This place is anti-Semitic. वो जनाब, वो जो भी मतलब कोई फलस्तीन का नारा लगा दे वो भी एंटी-सेमेटिक है। और वो अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है कि इजरायली किसी का रेस्टोरेंट था, उसके बाद मुजाहरे शुरू हो गए। 3 चार्ज्ड आफ्टर प्रोटेस्ट एट इजरायली ओन्ड रेस्टोरेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं पर उनके बिजनेसेस हैं, उसके बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं पर वो जा रहे हैं तो उनको निकाला जा रहा है, यानी दुनिया उनके साथ अपने आप को अटैच नहीं कर रही है। तो ये इजरायली सोसाइटी इस वक्त बड़े गुस्से में है और बड़े फ्रस्ट्रेशन में है नेतन्याहू से, ठीक है ना। तो ये बात ज़हन में रखें। अच्छा, इसी दरमियान एल्बनीज, फ्रांसिस्का एल्बनीज, ये यूनाइटेड नेशन की आला ओहदेदार हैं और बड़ी जबरदस्त खातून है, बड़ी बहादुर और निडर खातून है। इनके बारे में ट्रंप इंतजामिया ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन को लिख दिया है कुछ दिन कबल, 6-7 दिन हो गए हैं, कि इनको तो ओहदे से हटा ही दिया जाए, क्योंकि ये जो बात करती हैं बड़ी बहादुरी से और फिर बड़ी लॉजिकल। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है कि ये एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट लेकर आई और उन्होंने पब्लिक कर दी है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से रिपोर्ट पब्लिक हो गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आई हैं, 600-700 कंपनीज हैं वेस्ट की, और तमाम कंट्रीज यूरोपियन और आगे पीछे
तो वो कंपनीज किस तरह से इजराइल की सपोर्ट कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, आगे पीछे मदद कर रही हैं, और उन्होंने इसको नाम दिया है जेनोसाइड इकोनॉमी। उन्होंने इसको नाम दिया है जेनोसाइड इकोनॉमी, और उन्होंने कहा कि माजी में भी यह देखा गया है कि इस तरह के मजालिम करने के लिए पीछे कैसे पैसा इंवॉल्व होता है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये कंपनीज फिल फॉर पीछे ना हटी तो फिर इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और फिर उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया कि ये सारी कंपनीज हैं। तो वो कंपनीज है जिनको हम भी रोजमर्रा जिंदगी में उनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहां भी उनकी जो बहुत सारी चीजें हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और साथ चूंकि उन्होंने उनकी डिटेल्स पब्लिक की हैं तो उनकी जो रिप्यूट है अवामी सतह पर वो भी चैलेंज हो रही है। सबको पता चल गया कि अच्छा ये कंपनी वहां पर इस तरह इजराइल की मदद कर रही है। साथ उन्होंने ये कहा है कि जो नेतन्याहू अमेरिका आया है, ये इटली, फ्रांस और इनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करके आया है, तो ये ममालिक भी जवाब दें कि इन्होंने अपनी एयर स्पेस अलाउ क्यों की नेतन्याहू के लिए। रोम स्टैच्यू कंट्रीज must explain why Netanyahu flights allowed in airspace. Italy, France and Germany must clarify why they allowed Netanyahu wanted by the International Criminal Court to pass through their airspace. ये तीन मुल्क बताएं कि इन्होंने अपनी एयरस्पेस नेतन्याहू के लिए क्यों दी है। चूंकि वो आलमी अदालत का वांटेड है तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए था। ये पहली बार हुआ कि इन मुल्कों ने अपनी एयर स्पेस दी है, इससे पहले नेतन्याहू आगे पीछे से घूम कर गया है। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट सेज फर्म्स आइडिंग इजराइल वॉर क्राइम्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड। ये उन कंपनीज की बात हो रही है। और फिर चूंकि उसके खिलाफ जब वो एक इजरायली लॉबी और ट्रंप इंतजामिया और वो सारे जनाब उसके खिलाफ शुरू हो गए हैं, तो फ्रांसिस्का की सपोर्ट में दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे फॉर्मर यूरोपियन के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो सामने आ गए हैं कि हमें फ्रांसिस्का के साथ खड़े हैं। टॉप इकोनॉमिस्ट बैक फ्रांसिस्का एल्बनीज यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ऑन जेनोसाइड इकोनॉमी। द टॉप इकोनॉमिस्ट हैज इशूड अ पावरफुल ओपन लेटर इन डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रांसिस एल्बनीज इंडोर्सिंग हर फाइंडिंग्स ऑन द इकोनॉमिक इनेबलर्स। टॉप इकोनॉमिस्ट ने, जिसमें बहुत सारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स भी हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही रिपोर्ट है और हम उनके साथ खड़े हैं। व्हाट शी टर्म्स द इकोनॉमी ऑफ जेनोसाइड इन गाजा, ये उन्होंने कहा ना कि ये इकोनॉमी ऑफ द जेनोसाइड है। और फिर उन्होंने कहा कि हिस्ट्री हमें बताती है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारे कॉलोनियल जो ये ताकतें थी और कॉलोनियल इंटरप्राइजेस थे, इन्होंने बहुत सारी जेनोसाइड्स की हैं। Israel's colonization of the occupied Palestine territories is no exception, और यहां भी वही हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट रैली बिहाइंड यूनाइटेड नेशन गाजा रिपोर्ट। तो बहरहाल इंसानियत जो है ना अपनी जंग लड़ रही है, ठीक है ना, हर सतह के ऊपर लड़ी जा रही है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है एमबीएस के साथ। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, अब एमबीएस के साथ मुलाकात हुई, उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। काफी जबरदस्त ये मुलाकात रही है और ये काफी अच्छा सिग्नल है, एक जबरदस्त सिग्नल है कि ये दो जो अहम तरीन मुल्क हैं वो एक दूसरे के साथ हैं। और अगर ये साथ होंगे, देखिए एक बात वाज़ेह है कि अगर मिडिल ईस्ट के मुल्क खड़े होते तो गजा में ये चीज पॉसिबल नहीं थी। यानी वो नहीं चाहते थे कि ये हो, लेकिन उन्होंने वो दिलेरी भी नहीं दिखाई। ये कोई नहीं होता कि आप बैठे रहें कि अच्छा जो हो रहा है फिर वही जाने, फलस्तीनी जाने, अच्छा जी हमास ने हमला क्यों कर दिया। तो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमास के हमले कोई हवा में नहीं हुए हैं, यानी इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि आप इतना जुल्म करेंगे तो वहां के लोग उठ खड़े होंगे। और चाइना ने कहा कि हमास को, फलस्तीनियों को आर्म्ड स्ट्रगल का हक हासिल है, और ये कहते हैं कि हमास ने हमला क्यों किया, हाँ अब हम क्या करें। तो ऐसे नहीं होता है, और ना कभी मिडिल ईस्ट में ऐसे हुआ है। खासकर फलस्तीनियों की जब बात आती है तो पूरा अरब जो है वो खड़ा हो जाता है। तो ये जो इन्होंने खामोशी दिखाई, अगर ये इतनी ना दिखाते और पहले दिन से स्टैंड करते तो ये गजा में ये अलाउ ना हो सकता। और उसका ये मतलब नहीं है कि ये चाहते थे, लेकिन खामोशी, बुजदली या जो भी कहें आप। टर्की जो है वो उसने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है ईरान का, और उन्होंने कहा कि इजराइल अग्रेसिव इकदाम ईरान के खिलाफ उठा रहा है और जंगे छेड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो टर्की भी ईरान के साथ है उस नैरेटिव के अंदर। अच्छा, इसी दरमियान क्या हुआ है कि लेबनान में एक बड़ा वाकया हुआ है आज कुछ देर पहले। जो लेबनीज आर्मी है वो कई किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर के करीब, वो लेबनान के अंदर मजीद पेनिट्रेट उसने किया है।
और किस जवाब से कि हिजबुल्लाह को हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। अब ये काफी संगीन मामला है और आज लेबनान के अंदर गुस्सा बहुत है और लेबनीज गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह के दरमियान काफी इस वक्त माहौल खराब है, क्योंकि यहां पर यानी हिजबुल्लाह जो है वो तो लेबनीज बॉर्डर से पीछे हट गई है और आगे आ गई है लेबनीज आर्मी। तो ये लेबनीज आर्मी का काम बनता था कि इजरायली फौज को रोके, उन्होंने नहीं रोका, एक गोली भी नहीं चलाई और इजरायली फौज आगे आई। और तो इससे क्या होगा, जैसे उन्होंने फिजाई बमबारी की, आगे से हिजबुल्लाह को अटैक नहीं करने दिया गया, तो इजराइल आज तक वहां पर हमले कर रहा है। तो अब क्या होगा कि अब इजराइल लेबनान में आया करेगा, जो मर्जी करना होगा करके फिर वापस चला जाया करेगा। तो ये लेबनीज गवर्नमेंट की जो बुजदली है और ये एक ऐसी अप्रोच जिसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है कि हां इजरायली हमलों की वजह ही हिजबुल्लाह है, तो ये कैसी अप्रोच है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इजराइल कमजोरों के ऊपर तो अपनी ताकत चलाता है। जब ईरानी मिसाइल आए तो फिर इस इजराइल को दौड़ना पड़ा, लेकिन अगर ईरान से मिसाइल ना आते, आप सिर्फ ये मुझे बात बताएं, अगर ईरान से मिसाइल ना आते तो क्या ये जंग रुक गई होती ईरान में? सिर्फ सादा सा सवाल है, क्या फिर ट्रंप अमन के नाम के ऊपर ये जंग रुकवाता? तो ये ईरानी मिसाइल थे ये जिन्होंने जंग रुकवाई है। तो जहां पर इजराइल देखता है कि ये तो है ही कमजोर और कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पर तो ये और जुल्म ढाते। तो इस वक्त काफी माहौल खराब है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी पोजीशन छोड़कर लेबनीज आर्मी के हवाले की हैं और लेबनीज आर्मी कुछ भी नहीं कर रही। और फिर हिजबुल्लाह के जो 2 ऑफिशियल्स हैं, वो भी बताया जा रहा है मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो इसमें जानों से गए हैं। तो वो माहौल लेबनान में काफी टेंस है और हिजबुल्लाह ने हाई अलर्ट भी कल जारी किया था। तो देखते हैं कि वहां पर जब क्या होता है। ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।